शायद फरकान अब्बासी साहब, जो दो तीन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं ये ईद हॉलीडेज़ के दरमियान में। एक तो आतिफ खान साहब के कुछ साथी आए हुए थे अमेरिका से, जिनकी मुलाकातें हुई हैं यहाँ काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों से। काफ़ी दिनों से यहाँ अली मीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, वो यहाँ थे इस्लामाबाद में, और उनकी भी इमरान से मुलाकात हुई है। एंड आई थिंक मैं अपने वो रिपोर्टर से पूछ रहा था, वी आर एक्सपेक्टिंग कि शायद उनकी इन ए डे और टू हो सकता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो इसी रिकन्सिलेशन, पोलिटिकल रिकन्सिलेशन वाले इशू के ऊपर। आप इसके काफ़ी बड़े रहे हैं टॉर्च बेरर के, सियासी मुफाहमत आगे बढ़नी चाहिए। अब आप बताइए कोई रास्ता निकलता है आगे? नहीं, इसके अलावा है रास्ता कोई नहीं। आज आप बलूचिस्तान का मसला देख लें, केपी के मसाइल देख लें, मुल्क की सियासत के मसाइल देख लें, मईशत को देख लें, आप जिस चीज़ पर भी जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, इनका सिर्फ आज एक हल है कि पॉलिटिकल रिकन्सिलेशन हो और मुल्क का निज़ाम आप वापस आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक लेकर आएँ। इसका कोई और हल नहीं है। बिल्कुल सही। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। अब्बासी साहब, आप रिकन्सिलेशन की बात कर रहे थे, तो आगे कैसे बढ़ा जाए? यहाँ पर वो सियासी कद्दावर शख्सियत किसी एक को रोल अदा करना पड़ेगा, इस मामले को लेकर आगे चले। देखिए, कदावर तो सारे ही हैं, लेकिन सोच चाहिए। और सबसे पहले ये जो हमने नफ़रत बना ली है ना, सियासत और दुश्मनी बना ली है, ये हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। कल मैं गया था एक जगह दुआ करने, तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि हमारे घर भी आ जाएं। तो मैं बड़ी तकलीफ़ हुई, यकीन करें। उनके घर में पुलिस दाखिल हुई और पूरा घर तोड़ के, ये एक गाँव में घर है। आपके अपने गांव में? जी नहीं, मेरे अपने गांव में नहीं, यहाँ नज़दीक, यहाँ से कोई 40 मिनट के फासले पर गांव है। ये तहसील मरी का ही गाँव है। पूरा घर तोड़ के चले गए, पूरा घर, मतलब बाथरूम, किचन, अलमारियाँ, खिड़कियाँ। मैं हैरान हो गया कि मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा हालात नहीं देखे। और उनके घर में शादी थी, वो शादी का सामान भी तोड़ के चले गए। ये हालत है आज हमारी सियासत की। और ये सियासी बुनियाद? सियासी बुनियाद। देखिए, बाकी तो वो बहाने बनाए जाते हैं ना कि वो ये था जी, वो था जी, लेकिन दुनिया में कौन सी पुलिस है जिसको किसी के घर तोड़ने का हक है? मुझे बताएं। दुनिया में कोई ऐसा कानून है, पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून है कि पुलिस आपके घर में दाखिल होकर आपका घर तोड़ के चली जाए और कोई पूछने वाला ना हो? ये चीज़ आपको, ये सोच आपको ख़त्म करनी है, फिर जाकर आप आगे मामला बढ़ेगा। और मैं जितना आप दिन ज़ाया कर रहे हैं इस रिकन्सिलिएशन के बगैर, मुल्क नहीं आगे चलेगा, कोई और रास्ता नहीं। सर, वो कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जिससे डिस्कशन करें वो सारे कहते हैं हाँ होना चाहिए, लेकिन आगे कैसे चलाना है इसके लिए कोई तैयार नहीं। सर, घंटी जिसमें ताकत होती है, घंटी कोई बांधता है। प्राइम मिनिस्टर के पास है तो वो घंटी बांधे। आज दो एक बना हुआ है ना, एक इमरान खान साहब हैं, वो जेल में हैं। अब वो, उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है। मैं हकीकत से कहता हूँ, जो आदमी जेल में, उसको तो कोई चॉइस नहीं होती, उसको तो एक कन्फ्रंटेशनल मोड रखना पड़ता है, वरना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि और कुछ होता नहीं है ना। अगर आप जेब में हो, रिकनसाइल कर लें, तो फिर आपकी ना सियासत रहती है ना आपकी ज़ात रहती है, तो उसको कन्फ्रंटेशनल मोड रखना पड़ता है। तो अब जो यहाँ पर हैं, जो बाहर हैं, कम से कम सोचें हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, लोग क्या सोच रहे हैं, सर्वे करा लें ना। हम बड़े सर्वेज़ के बड़े शौकीन हैं, बड़ी आजकल पाकिस्तान में हाई क्वालिटी सर्वेज़ आ गए हैं, हर किस्म के सवालात, हर किस्म की चीज़ें आपको बता देते हैं। आप पता कर लें क्या है मुल्क के लोग क्या चाहते हैं। हम तो लोगों से मिलते हैं, हर आदमी परेशान है, हर आदमी तकलीफ़ में है। अच्छा, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है और केपी की सिचुएशन है, वहाँ टारगेट तो चाहे आप पंजाब को बैठ के वो लोग कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हो, लेकिन पूरे पंजाब में आप जाके किसी को पूछेंगे तो सबसे पहले वो परेशानी बताएगा तो बलूचिस्तान की सूरत हाल पे बताएगा जी, केपी की सूरत हाल पे बताएगा। वो लगता है ऐसे ही है कि ये सारा मसला जो वहाँ हो रहा है हमारे दिलों के अंदर है, लेकिन हल कोई नहीं है। फिर भी अनफॉर्चुनेटली हम सारे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ऊपर से अल्लाह मियाँ ने हल देना है, हमें खुद कुछ नहीं, हमने रहमत करनी। सर, हल वही है जो सारे पाकिस्तान का हल है। कानून की हुक्मरानी हो, लोगों का हक उनको मिले, उनके वसाइल पर वो अपने नुमाइंदे उनके हों, उनको इज़्ज़त दें। बलूचिस्तान में सबसे बड़ा मसला तो इज़्ज़त का है। हम तो इज़्ज़त भी नहीं दे पाते उनको। मैं तो 30 साल से ये मामला देख रहा हूँ। मुझे तो 30 साल पहले से नज़र आ रहा था कि ये बात बढ़ती जाएगी, जिस तरह हम ट्रीट करते थे बलूचिस्तान के लोगों को। जिस दिन, मुझे वो भूलता नहीं है, जिस दिन अकबर बुख्ती के कफन पर आपने इतना बड़ा ताला लगाकर उसको दफन किया,
तो लोग क्या सोचते होंगे, तो सोचें आपके गांव में ये अब बात हो जाए, लोग क्या सोचते होंगे जिसने ये किया उसके बारे में। आपको याद है वो फोटो भी उसके छपा। तो सिर्फ इज्जत दें, ये पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तान के लोग हैं। ये पता करें क्यों लोग आज हथियार उठा, नौजवान क्यों हथियार उठाकर आपसे आज वो दहशतगर्द बन गया, क्यों बन गया। सवाल तो ये है, दहशतगर्दी का मुकाबला करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी है कि क्यों ये हालात यहाँ तक पहुँचे हैं, ये हालात क्यों पैदा हुए हैं। दो चीज़ें हैं वहाँ पर। एक तो यह है कि उन लोगों को मेन स्ट्रीम करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। जो इकोनॉमिक डिप्रीवेशन थी उसको एड्रेस करने के लिए भी पिछली कई दहाइयों में हमने कुछ नहीं किया, बढ़ते गए। अब तो मैंने चंद खबरें पढ़ी थी कि 12-14 हज़ार 16 हज़ार की खातिर वो बंदूक उठा के पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। तो ये काम स्टेट रियासत एड्रेस कर सकती थी। जो मेन स्ट्रीम नहीं होता, जो बंदूक फिर भी उठाता है, उसको आप चाहे खत्म करें उसको, लेकिन जो मेन स्ट्रीम हो सकता है उसको तो मेन स्ट्रीम करें। पैसे की बात नहीं है, इकोनॉमिक डिप्रीवेशन बहुत बड़ा इशू है। नहीं वो है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। वहाँ पर एक पॉलिटिकल डिप्रीवेशन है, एक सोशल डिप्रीवेशन है, इकोनॉमिक डिप्रीवेशन, ये सब चीज़ें हैं। आपको एड्रेस करना, और सबसे आसान हल बलूचिस्तान का है। आप यकीन करें, सबसे आसान हल बलूचिस्तान। क्या हल है? उनका हक दें, उनको इज्जत दें। और आप क्या चाहते हैं? वो कितनी आबादी है, जहाँ आबादी कम हो उसके मसाइल हल करना सबसे आसान होता है। उनके अपने मसाइल हैं। बलूचिस्तान तो आप हकीकत से मैं कहता हूँ, अगर आप उसको सही तरह चलाएं, 5 साल में पाकिस्तान का सबसे प्रॉस्परस सूबा बन सकता है। लेकिन हम ना उसको सही तरह चलने देते हैं, ना उनको सही लीडरशिप देते हैं। वहाँ लीडरशिप क्रिएट की जाती है, हर रोज़ एक नया तमाशा खड़ा कर देते हैं, और ना उनको हक उनको मिलता है, ना उनके वसाइल उनको मिलते हैं। 35 सालों से तो मैं जो देख रहा हूँ, वहाँ असम्बली में बैठे लोगों की इमारत के अलावा किसी आम बंदे तक वो पैसा नहीं जाता। आप यहाँ डिविजिबल पूल से उनके लिए 100 अरब रखें या 1000 अरब रखें, वो जाता जेबों में ही है। उन लोगों के ऊपर उसका 50% भी लगता तो उनके हालात बेहतर होते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते, यकीन करें, अवाम के वोट से नहीं आए होते। आपने मुल्क में सियासी निज़ाम चलाना है, पार्लियामानी निज़ाम चलाना है, एहतसाब पोलिंग स्टेशन पर होता है। जब आप सियासत में एहतसाब के निज़ाम को ख़त्म कर दें, जब पोलिंग स्टेशन की हैसियत ना हो, इलेक्शन की हैसियत ना हो, फिर सियासत ख़त्म हो जाती है। आज पाकिस्तान में हकीकत से क्या सियासत ख़त्म हो चुकी है। जो 18 और 24 में इल्ज़ामात लगे हैं, उसके बाद तो इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन खुद सियासी जमातें नहीं मानती कि इलेक्शन था। ना 18 को किसी ने मानना है, ना 24 को किसी ने। पूरा पाकिस्तान नहीं मानता, यकीन करें। आप जाए सर पूछें किसी से, मजाक बन गया इलेक्शन। आम आदमी कहता है, मायूसी का इजहार करता है, कहते हैं मेरे वोट का क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है, छोड़ें। लोगों ने बात करनी छोड़ दी सियासत पर। इसका हल भी तो आप लोगों ने देना, नहीं दिया आपने। सर हल यही है ना, हल इस मुल्क की लीडरशिप का काम है, जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, इन ओहदों पर बिठाया है, बार बार बिठाया है। आप पिछले 1985 से 88 से देख लें, ये 35-37 साल का अरसा है, वही लोग हैं। ये तो बेसिकली आप लोगों का वो जो एक एज ब्रैकेट वो शुरू हुई है नवाज शरीफ के साथ, वही चले आ रहे हैं। जी वही लोग हैं ना। उसमें नई एडिशन वही होती है जिनकी एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा कुर्बत नजर आती है, बाकी नहीं हुई कोई एडिशन। तो उन्होंने क्या हासिल किया है, क्या दिया है? उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट लेके आए, उन्होंने क्या दिया? लेकिन सर जो नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी का ही मैं नाम ले लेता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि इस अरसे में सबसे ज़्यादा जो नहीं, आप इमरान खान का नाम, इमरान खान भी शामिल, इसी रास्ते से आए थे, इसी रास्ते से, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इन दोनों ने सियासत में उनसे ज़्यादा लंबा सफ़र तय कर लिया हुआ। इमरान की तो बाद में 2011 से वो बैक करना शुरू किया ना, उन्होंने कम सफ़र में काफ़ी तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 80s में शुरू हो गई थी नवाज शरीफ के ऊपर, तो IGI बनने से पहले से बीबी का मुकाबला करने के लिए वो सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। फिर बाद में जरदारी साहब ने भी बैत कर ली। मुझे पता था देखें ना, वो आप तो उनके करीब रहे हैं, अब आप कहें कि ये बातें गलत थी तो IGI गलत थी, मैं बात कर। चले वो मैंने कभी किताब लिखी तो लिख दूंगा। वो तो आपके तो लोगों के उस वक्त इंटरव्यूज कहीं और हुए थे टिकटें देने के लिए। ठीक, नहीं मेरा कभी कहीं आपका नहीं हुआ होगा, लेकिन बाकी सारों के, जनरल मीर गुल साहब से कौन कौन मिलके वो टिकटें लेने के लिए जाता था क्लियरेंस के लिए, वो तो आपको सारों का पता ही है ना। नहीं, मैं डायरेक्ट नॉलेज नहीं रखता हूँ, यकीन करें नहीं रखता हूँ। मैं इस काम से हमेशा दूर रहता हूँ। कई काम है, मैं इससे वो नहीं कह रहा ये हुए हैं और सबने हिस्सा डाला है ना। फ़ायदा क्या हुआ? कुछ मिला है पाकिस्तान को, कुछ मिला है पाकिस्तान के अवाम को, कुछ मिला है इन सब कामों से। पहले IGI के लिए सारा काम किया गया, फिर 18 में इमरान खान की हुकूमत के लिए काम किया गया,
फिर नो कॉन्फिडेंस के बाद पीडीएम के लिए काम किया गया, एंड पता नहीं क्या होगा। आईजीआई तो 3 साल चली, फिर बेनजीर भुट्टो को ही लाया गया, फिर वो 3 साल में वो खत्म हो गई। तो इमरान भी तो तीसरे साल चौथे साल में जाके इसलिए गिरा है ना, ये रास्ता है ही नहीं सूटेबल किसी के लिए। पसंद सारे वही करते हैं कि कंधों में चढ़ के ही आना है, फिर जाते भी कंधों पे ही है। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि मुल्क का क्या बनेगा, अल्लाह ही मालिक है। ये वो लोग भी अमीर हो गए, उनको वजारतें भी मिल गई, बड़े बड़े ओहदे भी मिल गए, लेकिन मुल्क तो आगे तरक्की नहीं की ना। कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, आप में से चंद लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इकट्ठे बैठना पड़ेगा। इनिशिएटिव बिल्कुल हम बात करने को तैयार हैं, सुनने को तैयार, लेकिन कोई बात करने वाला हो, सुनने वाला हो। या तो हम हर एक को अपनी कुर्सी अजीज है, ये कुर्सियाँ छोड़ेंगे जब आप इन कुर्सियों से मोहब्बत आपकी ख़त्म होगी, फिर मुल्क आगे चलेगा। सर मियाँ साहब वोट को इज्जत दो का नारा लगाते लगाते पाकिस्तान से बाहर गए, पाकिस्तान वापस आए हैं तो उन्होंने भी वही रास्ता इख्तियार किया जो माजी में वो करते रहे थे, या इमरान खान ने किया था, वही रास्ता वो भी लेकर आए। अभी इमरान खान नारे मार रहे हैं, कल को बाहर आएंगे फिर वो भी वही रास्ता इख्तियार करेंगे, इसीलिए आगे बढ़ने का रास्ता आपको नहीं मिलता। आप में से कोई रास्ता बंद कर देंगे ना, नहीं आप वो इक़्तिदार का रास्ता आवाम को दे दें, फिर मला ठीक हो जाएंगे। दोनों तरफ कसूर है, वो भी रास्ता बंद नहीं करते और आप भी उसी रास्ते को इख्तियार करना चाहते हैं, आपको ये शॉर्टकट आसान लगता है। आपसे मुराद ये नहीं, ठीक बात है, ये हकीकत है, ये मुल्क की हकीकत है, बदकिस्मती से मुल्क की हकीकत है। क्योंकि अगर वो वोट की इज्जत दो का नारा नवाज शरीफ बरकरार रखते हैं तो उनको ये रास्ता 47 फॉर्म वाला नहीं था लेना, नहीं देना। फिर वो इंतजार करते हैं कि मेरी बारी आएगी तो आ जाएगी, नहीं तो मैं बारी बैठा हूँ। बिल्कुल नहीं बैठे पड़े तो फिर रास्ता कैसे मिलेगा। बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो लाहौर बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में उन्हें कोयटा बैठे होना चाहिए था। जरदारी साहब तो बीमार हैं, उन्हें भी कोयटा होना चाहिए। कोयटा बैठ नहीं सकते ना, उनकी हुकूमत है, आज उनकी हुकूमत फरीक है इस मामले में, उनकी जमात की हुकूमत फरीक है, तो फिर वो वहाँ नहीं बैठ सकते। फिर तो वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हो गया ना। वो कहते हैं ना कि आइदर तो हल ढूंढे ना, अपनी जमात की मीटिंग बुलाएं, हल ढूंढे कि भाई क्या हो रहा है बलूचिस्तान में। अख्तर मेंगल साहब हमारे गवर्नमेंट में, उससे पहले भी जब अपोजिशन में हम थे तो हमारे साथी थे, आज अख्तर मेंगल साहब सड़क पर बैठे हुए। मैं आज एक तस्वीर देख रहा था, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी मिले हैं नवाज शरीफ से और मरीम से। आई होप कि उसमें बलूचिस्तान इशू के ऊपर ही कोई बात हो रही थी, लेकिन उनके मैंने सारों के वो ग्रिम फेसेस देखे हैं तो मुझे लगता है कि सारे परेशान हैं, हल नहीं है। हल होता तो शायद ज़्यादा लोग साथ बैठे होते, इंगेज कर रहे होते। अख्तर का आपने नाम लिया, मेंगल का, अख्तर मेंगल साथ बैठे होते, अचकज़ई साथ बैठे होते, फिर आपको एक होप मिलती कि आगे बढ़ने का रास्ता है। वो नहीं मुझे नजर आया उस पिक्चर के अंदर। तो वहाँ हल है नहीं ना, मैंने यही कहा, आप फरीक बने इस मामले में। आप हल उस वक्त निकलता है जब आप फरीक ना हो। आज आप हुकूमत है, आप हल निकाल सकते हैं, अगर आप आज आज़ाद हैं, अपने फैसले कर सकते हैं, हल निकल सकता है। उनकी बात सुने, उनको जेलों में मत डालें, जेलों का काम हमेशा ख़राब होता है, इसलिए जेलों में मत डालें, बात सुने, उन मसाइल हल करें। बलूचिस्तान कितनी आबादी है, वसाइल कितने, ज़रा उसको देखें, ज़रा आप ऑब्जेक्टिवली सोचें। सबसे आसान हल मुल्क का बलूचिस्तान का है। जो जोर साहब का वज़ारत उज़्मा में गुजरा, उसको ऐसा मौका आया कि जिसमें आपको रोल प्ले करना पड़ा हो तो आपने कहा कि नहीं ये सियासी रास्ता है, इसको लेके आगे चलते हैं, इससे हल निकलेगा? ये बड़ी दर्दनाक कहानी में, सारा हुकूमत गायब हो गई। मैं कोयटा गया, बंदे कोई नहीं था। तो कहाँ गए? बस ये छोड़े ना, गायब। पूरी बलूचिस्तान असेंबली नहीं थी जब आप एज प्राइम मिनिस्टर मैं वहाँ गया, और बलूचिस्तान की पूरी असेंबली नहीं, पूरी असेंबली नहीं थी। कहाँ थे वो सारे लोग? बस वो कहीं और बैठे हुए थे, बशमूल सिर्फ एक डिप्टी स्पीकर और एक गवर्नर थी, एक साहिबा थी डिप्टी स्पीकर साहिबा, और एक रहीला दुरानी, और एक गवर्नर साहब थे अचकज़ई, और कोई आदमी नहीं था। और उस वक्त चीफ मिनिस्टर कौन था? अपने सरदार साहब, नवाब साहब, रईसानी साहब? नहीं, अपने हमारे PMLN के वो होंगे सनाउल्लाह ज़हरी साहब जी। ये वो मौका होगा जब बाप पार्टी बनने वाली थी, वो वाला मौका जी? उससे पहले हाँ। उसके बाद इलेक्शन वहाँ चोरी हो गया। फिर एक आदमी बलूचिस्तान से आया जो किसी पार्टी के साथ नहीं था, वो सेनेटर इलेक्ट हो गया, और यहाँ पर आकर चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गया, तो चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हो गया। तो मैं सिर्फ इतना, मैंने कहा बाप पार्टी कैसे बनी थी? आपके रहते हुए बाप पार्टी बनी थी? उसी ज़माने में ये चल रही थी। तो मैंने कहा जी मैं इस असेंबली, इस सेनेट को नहीं मानता, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं कभी सेनेट में नहीं गया। बाप पार्टी बनी उसी वक्त जी। आपके सेनेट इलेक्शन हुआ तो आपके सेनेटर से शेर का निशान लेके उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया था, वो हुआ।
संजरानी साहब आए, वो चेयरमैन सेनेट बन गए और इंडिपेंडेंट थे, आपको पता एक ही दफ़ा है। नहीं, 2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बने जी। 2 दफ़ा बन गए। दूसरा मौका तो और भी ज़्यादा मजे का ना, वो 14 आपके लोग ऐसे थे जो दोपहर में खाने में शामिल थे, जी। आफ्टरनून में वोट दिया संजरानी साहब को, रात को फिर साथ बैठे हुए थे, और आप लोग भी ठीक थे कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं। हम बड़े खुले दिल के लोग। खाने में साथ थे, वोट देने में उधर थे। ये चीज़ें हैं जो मुल्क की सियासत को तबाह करती हैं। ये बदकिस्मती हमारी, हमने कुछ सीखा नहीं है, बद से बदतर करते चले गए। आप लोगों का कसूर नहीं है, आप उस वक्त चुप करके नहीं है, बिल्कुल खामोशी कसूर साथ है। लेते हैं कि ठीक है जो हो रहा है। बाप पार्टी के वक्त बोल सकते थे कि बाप पार्टी कैसे बनी, सेनेट में जो कुछ हुआ था आपको पता था, 14 बंदे कौन लेके गया, नहीं बोले? नहीं, वो तो खैर बाद में हुआ था जो दूसरे वाला था, लेकिन बहरहाल जो हम कर सकते थे किया। मैं उसमें कोई क्रेडिट की बात नहीं है, तो आपकी लेकिन पार्टी में से शरीफ बरदरान बोल सकते थे, नहीं बोले? फिर बार बार वो तज़किरा करते हैं जनरल बाजवा का, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर फिर आप कहते हैं वो बार बार शहबाज का नाम लेता है। शहबाज साहब उस वक्त के आर्मी चीफ की मददसराई में टाइम गुजारा था अपोजिशन लीडर के तौर पर, जब इमरान खान की हुकूमत में NSC हुई थी। तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को सवाल पूछने के लिए, किसी पॉलिसी साजी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपनी PR के लिए इस्तेमाल करना नहीं, चाहिए। आज हुकूमत में है ना, आज बात कर लें ना, आज मुल्क के हल दें, मुल्क उस को वक्त हल नहीं था दें। किया तो अब क्यों करेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, फिलहाल नहीं निकलेगा ना। आपको हल है, हल निकल सकते हैं, थोड़ा सा दिल को खुला करना पड़ेगा और सोच को थोड़ा वसी करना पड़ेगा। सर हल तो इसका यही है कि आप जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ के, उनको बुलाएं, शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, जरदारी साहब हों, आप जैसे लोग हैं, साथ बैठें एक मेज़ पे, PTI ये साथ नहीं बैठे। पता कि मुल्क में रिप्रेजेंटेटिव कौन है। हमारे मुल्क की तो ये हालत हो गई है, किसी कुर्सी पर बैठे वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, उनके वोट से नहीं आए। PTI तो उनको ये कहती है किससे कि बात करेंगे? ये स्टोलन मैंडेट है, इनका मैंडेट है ही नहीं। PTI भी स्टोरल मैंडेट भी आई थी ना, वो कौन से बड़े पारसा हैं इस मामले में। तो आज एक बैठ कर एक फैसला कर लें कि हम ये काम नहीं करेंगे, सियासी लोग ही बैठ जाएं कि हम ये नहीं करेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्होंने ये चीज़ें तय की थी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के फ़ौरन बाद उसके ऊपर अमल नहीं था हुआ, मुशर्रफ से मुज़ाकरात शुरू हो गए थे, आपको पता है इस सारी तो उसी दौरान हो रहे थे, उसी दौरान उसी दौरान हो रहा था। उसी वक्त COD हो रहा था, और उसी वक्त दुबई में बैक चैनल के ऊपर जी खामोशी के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे NRO के ऊपर। तो वो आप सियासतदान हमेशा चोर रास्ते की तलाश में रहते हैं। नहीं, वो अब वो मामला ख़त्म हो गया ना, अब स्पेस ख़त्म हो गई है, यकीन करें। अब स्पेस नहीं है, पॉलिटिकल एरिना में भी स्पेस नहीं है, और आपकी मुल्की मामला में भी स्पेस नहीं रही। पहले आप कुछ गुजारा करके 2-4 साल गुजार लेते थे। आप क्यों नहीं इस पे इनिशिएटिव लेते? नहीं, आप मैं बुलाइए, इनिशिएटिव सियासी लोगों को बुलाइए, एक कॉल तो करिए ना, डायलॉग तो करिए, एक मेज़ पे बैठिए। सर हमने सिर्फ अपोजिशन को यहाँ बुलाया था, और वहाँ पर ना हमें जगह मिलती थी, पूरे इस्लामाबाद में कोई जगह देने को तैयार नहीं था। बैठ ही गए ना आप, कोशिश बैठ गए, दोबारा बात भी कर ली, FC भी आ गई, रेंजर भी आ गए, अब 20-30 आदमी थे, कुछ नहीं हुआ, दोबारा कर लीजिए। नहीं ठीक है, दोबारा करिए। बलूचिस्तान की बात आपकी दुरुस्त है, इसमें बातचीत होनी चाहिए बलूचिस्तान के मामले पर। आप बुलाइए उनको, दोबारा बैठिए, क्या होगा? पुलिस आके ताले मारेगी ना, और कुछ नहीं होगा। नहीं, बलूचिस्तान का मामला बहुत सीरियस है। करेंगे, नहीं बिल्कुल करते हैं, करेंगे, हम इस पर बातचीत कर रहे हैं, सोच रहे हैं इस पर कैसे क्या किया जाए। इनिशिएटिव लीजिए सर, खिदमत होगी, ये खिदमत का काम। नहीं बिल्कुल नहीं, ये ज़रूरत है, ये जिम्मेदारी का काम है।